वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग और नमस्कार। हम आज फिर से नेक्स्ट लेक्चर आपके सामने लेकर आए हैं। हमारी जो सीरीज चल रही है ओल्ड क्वेश्चन पेपर एनालिसिस की, उसमें हम सारे जो पुराने पेपर हैं व्यापम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपने पुराने क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कवर अप कर लिया होगा और उसकी लेंथ को समझ लिया होगा कि किस लेंथ तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके आसपास के क्वेश्चनों को भी आपको कवर करते चलना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कवर कराते चल रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम साइंस के सब्जेक्ट पर या साइंस के पोर्शन पर डिस्कस करने वाले हैं और देखेंगे कि साइंस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, क्या उसकी लेंथ रहती है, कितना फिजिक्स से पूछा जाता है, कितना केमिस्ट्री से पूछा जाता है, कितना बायोलॉजी से पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो केमिस्ट्री से शुरू होता है और बहुत बच्चा क्वेश्चन है ना। बच्चों वाला क्वेश्चन है कि चूने का पानी दूधिया रंग का हो जाता है क्यों? दूधिया रंग का हो जाता है क्यों? दूधिया रंग क्यों हो जाता है? तो ये बच्चा जानता है कि ये क्यों होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब चूने के पानी के साथ क्रिया करती है, चूने के पानी के साथ क्रिया करती है तो इसके रंग में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, तो दूधिया रंग किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। इसकी रिएक्शन भी मैं आपको बताता हूं, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम क्रिया कराते हैं तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के साथ या फिर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट वाला जो हिस्सा है वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और ये OH वाला जो भाग है ये यहाँ से रिमूव हो जाता है ना। OH H2O बनाकर यहाँ बाहर हो जाता है। इसको मैं और डिटेल से आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि दुग्ध उत्पादन करने वाले मादा मवेशी को क्या कहते हैं? दुग्ध उत्पादन करने वाले मादा मवेशी को क्या कहते हैं? तो बच्चा जानता है, दुधारू पशु। क्या कहा जाता है? दुधारू पशु। सीधा सा आंसर था, कोई दिक्कत वाली नहीं। इंग्लिश में से मिल्च एनिमल कहा जाता है। मिल्क नहीं, मिल्च एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि वनस्पति प्रवर्धन या इसका क्या होगा? बॉटनिकल कल्चर वनस्पति प्रवर्धन में जरूरी नहीं है। वनस्पति प्रवर्धन में जरूरी नहीं है। वनस्पति प्रवर्धन का मतलब होता है वनस्पति को डेवलप करना। तो वनस्पति को डेवलप करने के लिए वनस्पति की कुछ बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें पूछा था क्या नहीं जरूरी होता। तो सीधी सी बात है, विभिन्न रंगीन फूलों का संयोजन। कुल मिलाकर रंगीन, अगर किसी पौधे का रंग लाल है, पीला है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा क्या? रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही जैसे पानी का रंग अगर कुछ है तो उसकी बाष्पीकरण की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो रंग का कोई इफेक्ट नहीं होता, है ना। लेकिन रंग के अलावा और भी जितनी भी चीजें हैं, चाहे उसका साइज हो, चाहे उसके पुंकेसर हो, स्त्री केसर हो, चाहे उसकी संरचना हो, चाहे उसकी अंदर की कोशिकाएं हो, चाहे उसका एनवायरमेंट हो, चाहे उसका एलिमेंट हो, चाहे उसके जो फूड मटेरियल हो, सबसे प्रभाव पड़ता है, लेकिन कलर से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि संघ मतलब ऐसा कौन सा संघ है जिसके जीवे नहीं है? ठीक है, जिसके जीवे नहीं है ये पूछा गया था। तो एक संघ था जिसका मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि ऑप्शन में क्या क्या था। ऑप्शन में पहला था एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा बिल्कुल सही था, लेकिन उसने पूछा था क्या नहीं है। तो मैं पहले यहां पर आपको सही बताता हूं कि तीनों जो ऑप्शन थे वो सही थे। वो सही ऑप्शन हम यहां पर डिस्कस कर लेंगे। गलत ऑप्शन डिस्कस मैं नहीं करूंगा, क्योंकि गलत जब हम डिस्कस करते हैं तो गलत चीज याद हो जाती है, जिससे हम फंस जाते हैं। तो एकाइनोडर्मेटा का जो जीव है वो समुद्री ककड़ी होता है। एकाइनोडर्मेटा में आपकी समुद्री ककड़ी आती है, ठीक है, और आपका स्टारफिश आती है। देखो याद रखना, स्टारफिश फिश नहीं है, बात बहुत गौर से समझिएगा। स्टारफिश तारा मछली जो है वो तारा मछली में देखो नाम है उसका तारा मछली, लेकिन वो मछली नहीं है। मछली होना, किसी भी लड़की का नाम शांति होना और उसके अंदर शांति होना, दोनों में बहुत अंतर होता है। बात आप समझ पा रहे हैं? किसी भी व्यक्ति का नाम परसोत्तम है तो वो पुरुषों में उत्तम हो, ये जरूरी नहीं है। तो नाम से व्यक्ति का काम नहीं हो जाता। तो इसका नाम तारा मछली है, तो नाम होने से क्या वो मछली हो जाएगी? अगर मान लो कोई व्यक्ति अपना नाम मछली रख ले कहने के लिए, तो क्या वो मछली हो जाएगा क्या? तो नाम रखने से व्यक्ति मछली नहीं हो जाता। तो ऐसे ही तारा मछली का नाम मछली जरूर है, तारा मछली, लेकिन वो मछली नहीं है। मछली होगी
तो वो मैमल्स में आएगी, और सॉरी मैमल्स नहीं, कार्डेटा में आएगी। और जो कार्डेटा का पिसीस वर्ग है, जिसे हम फिश वर्ग कहते हैं, उसमें फिश सुपर क्लास में आएगी। तो तारा मछली इकाइनोडर्मेटा में आती है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। और ऑर्चिन, समुद्री ऑर्चिन होता है एक जीव। ऑर्चिन क्या है, इसको आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको डायग्राम वहां दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ बनाना पॉसिबल नहीं है। तो ऑर्चिन भी इकाइनोडर्मेटा में आता है। दूसरा संघ था, दूसरा फाइलम था मोलस्क। जिसको फाइलम समझ में ना आए वो ये समझ लेना कि क्लास है एक प्रकार की, उस क्लास में जीवों को रखा गया है। अभी हमारा भी आएगा, हमें भी किस में रखा है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। मोलस्का में क्या आता है, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस आपको पता है ये भी एक जीव होता है, समुद्री जीव। तो ऑक्टोपस मोलस्का में आता है। पाइला आपने देखा होगा, वो शंख वगैरह में रहता है, शंख के अंदर एक जीव रहता है, उसी को वो बनाता है, तो वो पाइला कहलाता है। और एक होता है यूनियो भी सीप होती है एक प्रकार की, ठीक है। तो ये सारे समुद्री पानी वाले जीव हैं, तो ये मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। फिर एक और ऑप्शन में दिया था आपका मैमल्स को स्तनी वर्ग कहा जाता है। तो स्तनी वर्ग में हम आते हैं, मनुष्य आता है ना। हमारे साथ साथ चमगादड़ आता है। और जितने भी जंतु जो बच्चे देने का काम करते हैं वो मैमल्स में आते हैं, इसी कारण उनको स्तनी वर्ग कहा था। और एक और ऑप्शन था प्लेटीहेलमिन्थेस, जिसमें सारे जो जीव हैं वो गलत दिए थे, तो वो ऑप्शन नहीं था, तो मैंने सही आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि किस मांसपेशी में स्पिंडर आकार, सीमा और एकल नाभिक पाया जाता है। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन है। अगर आपने मांसपेशियों को स्ट्रक्चर के आधार पर पढ़ा है तभी आप इसको कर पाएंगे, क्योंकि मांसपेशियों का आप डायग्राम जब बनाएंगे तो स्पिंडल आकार, उनकी सीमा और उनका एकल नाभिक सिंगल नाभिक जो है वो आपको अनैच्छिक पेशी में प्राप्त होगा। पेशियां 3 प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और हृदयक पेशी। पेशी का मतलब होता है मसल। जी आपका मांस दिख रहा है ना, मांस, आपके शरीर में जितना मांस लगा हुआ है, ये 3 प्रकार का मांस होता है। पहला मांस, देखो मैं आपको सिंपल और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। पहला मांस होता है ऐच्छिक। पहला मांस क्या होता है, ऐच्छिक मांस। ऐच्छिक को रेखित पेशी भी कहा जाता है, रेखित मसल्स भी कहा जाता है, रेखित मांस भी कहा जाता है। ऐच्छिक या रेखित एक ही बात है ना। स्टेट मसल भी इंग्लिश में कहते हैं। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री भी लिखा रहता है कहीं कहीं। तो ऐच्छिक पेशी वो पेशी है जिस पर आपका कंट्रोल हो। ये हाथ का मांस जो है, इस हाथ के मांस पर मेरा कंट्रोल है, उंगलियों के मांस पर मेरा कंट्रोल है, मैं इसको हिला पा रहा हूं, ये हिला दिया मैंने, ठीक है। तो ये ऐच्छिक पेशी है। अब मैं अपने लीवर के मांस से कहूं, लीवर आप समझते हैं ना, लीवर के मांस से कहूं कि लीवर अपने लीवर के गॉल ब्लैडर से पित्तरस को छोड़े, तो क्या मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। या मैं अपने दिमाग से कहूं कि मेरा दिमाग जो है वो आदेश दे मेरी आंत को कि आंत अब भोजन पचाने का काम बंद कर दे, तो क्या संभव है। या मैं ये खुद से कहूं कि अब किडनी काम करना बंद कर दे, किडनी थोड़ी देर के लिए रुक जाए, तो ऐसा संभव है, नहीं है संभव। तो कुल मिलाकर जिन मांस के अंगों पर आपका कंट्रोल है वो ऐच्छिक पेशी हैं, जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है वो अनैच्छिक पेशी हैं। कान को आप हिला सकते हैं क्या, नहीं हिला सकते, अनैच्छिक पेशी है। हाथ को हिला सकते हैं, ऐच्छिक पेशी है। ठीक है, 2 पेशियां आपको समझ में आ गया होगा। और एक होती है हृदयक पेशी, जो हृदय में होती है, जो जीवन पर्यंत आपके कहने और ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा लगातार चलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपका कि मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 के 0.019 ग्राम में MgON की संख्या कितनी होगी, है ना। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसके लिए आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ों को समझना पड़ेगा, है ना। इसका पूरा एनालिसिस होता है, जैसे मैथमेटिकल में कैलकुलेशन किया जाता है उसी प्रकार से इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, जो कि काफ़ी डिटेल से आगे बढ़ता है। उसके लिए बहुत सारी यूनिट और बहुत सारे फार्मूले को पहले पढ़ना पड़ता है, तब जाके आपको याद होता है। बाकी मैं अभी आंसर बता देता हूँ, फिर कभी केमिस्ट्री में हम इसको डिस्कस करेंगे। 1.20 इंटू 10⁻20 इतनी आयन की संख्या होगी मैग्नीशियम की, है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड में, है ना। कितने में, 0.019 ग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पूछा गया था कि मैग्नीशियम की परमाणविक संख्या 12 है और परमाणु द्रव्यमान 24 है, तब इसकी संयोजकता कितनी होगी। इसको हम हल कर सकते हैं, इसका ज़्यादा डिटेल नहीं है। मैंने आपको कई बार बताया है कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे
जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे परमाणु में उतने ही प्रोटॉन होंगे, और उतने ही नाभिक होंगे, और उतने ही प्लस चार्ज होंगे, और उतने ही माइनस चार्ज होंगे, और उतना ही उसका परमाणु क्रमांक होगा, उतना ही उसका परमाणु क्रमांक होगा। तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मतलब है, अभी मैं आपको कैसे बताऊंगा, मैं आपको इसके लिए बहुत डिटेल से समझाना पड़ेगा। किसी भी परमाणु को बॉन्ड बनाने के लिए, जैसे मैं हूं, मैं अपने जीवन को जीने के लिए अपने जीवन में कुछ स्थायित्व लाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, कुछ ना कुछ काम करूंगा, तो बॉन्ड बनाने के लिए किसी भी संस्था से मैं जुड़ जाऊंगा, फिर वहां जाके मैं काम करने लगूंगा। तो वैसे ही किसी भी अणु को भी अपना बॉन्ड बनाने की जरूरत होती है, ताकि उसके जीवन में क्या आ जाए, स्थायित्व आ जाए। जीवन में स्थायित्व लाने के लिए व्यक्ति विवाह करता है, वैसे ही परमाणु बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाकर पानी बन जाता है, जबकि हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो पानी बन जाता है, लिक्विड। तो ये स्थायित्व हो जाता है। तो इसी प्रकार से जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट सेल में बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड बनते हैं। उनका एक ग्रुप होता है जो कि आपका अफवाऊ का सिद्धांत अगर आपने पढ़ा होगा, तो अफवाऊ के सिद्धांत पर इलेक्ट्रॉनों का पेयर बनता है, और जब पेयर बन जाता है तो उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन शेष बचते हैं, बाकी बचते हैं, वही उसकी कहलाती है संयोजकता। क्या कहलाती है? संयोजकता, वैलेंसी, है ना। मतलब इसका जो सही आंसर था वो 2 था। अब वो 2 कैसे आएगा मैं आपको समझाता हूं। यहां पर आपको 24 पर ध्यान नहीं देना, 24 पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये मास है, मास दिया है आपको भटकाने के लिए। आपको केवल एटॉमिक नंबर पर ध्यान देना है, परमाणु क्रमांक पर ध्यान देना। परमाणु क्रमांक इसका 12 है। 12 को जब आप अफवाह के सिद्धांत के आधार पर अरेंज करेंगे तो आपको शेष जो है वो 2 बचेंगे। कैसे? अफवाह के सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले जो ऑर्बिटल है उसमें 1s2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 1s2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। फिर इसके बाद 1s2 के बाद 2s2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर 2p6 जाते हैं, 2p6, 1s2, 2s2, 2p6, 3p। अब कितने यहां पर कुल कितने हैं? 12 हैं। तो 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 6 ये हो गए, 6 और 2 8 और 2 10 हो गए। अब बचे केवल 2, तो यहां पर 2 जाएंगे, है ना। तो ये 2 और ये 6, ये सारे पेयर्ड हैं, लेकिन लास्ट में कितने बचे? 2, क्योंकि p में हमेशा 6 जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो ये 2s2 होगा, है ना, 2s2 होगा, 2s2। तो सबसे पहले 1s2, 2s2, फिर 2p6, क्योंकि देखो s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में 6 होते हैं, d में 10 होते हैं और f में 14 होते हैं। तो ये पूरा क्रम है, ये क्रम फिक्स रहता है। अब ये थोड़ा सा केमिस्ट्री की परिभाषा है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो पहले 2 चले गए, 2 बॉन्डेड हो गए, फिर 1s2 के बाद 2s2 में 2 चले गए, 4 हो गए टोटल। 4 के बाद फिर p में 6 जाएंगे तो 3p6 हो गए। तो 6 और 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कितने बचे? 2 बचे। अब ये 2 बचे। अब 2 बॉन्ड नहीं बना पाते, हमेशा जो लास्ट में बचता है वही बॉन्ड नहीं बना पाता, और वही उसकी संयोजकता होती है। तो 10 बॉन्डेड हो गए, बचे कितने? 2। तो 2 कैसे होंगे? नॉन बॉन्डेड, और नॉन बॉन्डेड ही वैलेंसी कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। अब इसको समझाने के लिए थोड़ा सा आपको डिटेल से मैं समझाऊंगा केमिस्ट्री में, तब आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चूने का पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो बच्चा जानता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर फॉर्मूला पूछ लेगा तो CaOH का होल ट्वाइस, है ना। ये OH क्या है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ना। यही अगर पहले ग्रुप में ऐड होता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, वहां पर एक OH लगता है, क्योंकि वो एक ग्रुप का एलिमेंट होता है। नेक्स्ट पूछा था कि आनुवांशिकता की मूलभूत यूनिट क्या है? देखो मैंने कहा था आपसे, एक सेट पेपर में पूछा था कि आनुवांशिकता की मूलभूत यूनिट क्या है, तो उसमें DNA दिया था, और यहां पर क्या दे दिया? जीन दे दिया। तो DNA भी होता है, जीन भी होता है, ठीक है। तो जीन की खोज किसने की थी? जॉनसन के द्वारा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि स्पीडोमीटर की जो स्पीडोमीटर जो है वो 60 किलोमीटर पर घंटे चलता है। स्पीडोमीटर जो है किसी भी गाड़ी का 60 किलोमीटर पर घंटे चलता है, और 30 मिनट उसने पूछा था कि 30 मिनट के बाद स्पीडोमीटर की रीडिंग क्या होगी? 30 मीटर के बाद स्पीडोमीटर की रीडिंग क्या होती है? बच्चा क्वेश्चन है बिल्कुल, मैथ, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। स्पीडोमीटर की स्पीड दी है 60 किलोमीटर पर घंटे, कुल मिलाकर 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलेगा, 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलेगा। फिर उसने दे दिया कि 30 मिनट गाड़ी चली। जब 30 मिनट गाड़ी चली
तो 30 ही किलोमीटर चलेगी ना, क्योंकि 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलता, लेकिन 30 मिनट ही गाड़ी चली तो 30 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या है, दूरी 30 किलोमीटर। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कार्बोहाइड्रेट को नाम बताइए। वह कार्बोहाइड्रेट, क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स दिया हुआ था, है बहुत इजी लेकिन बहुत घुमा फिरा कर दिया था कि उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए जिसे मानव की आंत में पचाया नहीं जा सकता, जबकि जो जुगाली करने वाले मवेशी होते हैं वो जुगाली करके उस कार्बोहाइड्रेट को आसानी से पचा लेते हैं। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है? हमारे और मवेशियों के डाइजेशन में, मतलब जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं उनमें केवल एक ही अंतर होता है कि हमारे अंदर एक कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है जो नहीं पचता, वो उनके अंदर पच जाता है। उसका नाम है सेलुलोज। क्या नाम है? सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज होता है आपकी जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के ऊपर जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है और ये भी एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट? तो एक पॉलीसैकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज फ्रक्टोज आता है और डाइसैकेराइड में माल्टोज लैक्टोज आता है और पॉलीसैकेराइड में सेलुलोज स्टार्च आता है। तो सबसे जटिल जो कार्बोहाइड्रेट है वो सेलुलोज होता है, इसी कारण हमारे पाचन में नहीं पचा पाते। जब मैंने डाइजेशन सिस्टम आपको पढ़ाया था, जिसने डाइजेशन सिस्टम नहीं पढ़ा वो आज ही जाकर बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में देख लेगा पूरा वीडियो। तो डाइजेशन जब मैं पढ़ा रहा था तब बड़ी आंत में मैंने एक संरचना समझाई थी जिसका नाम था सीकम। जिसका क्या नाम था? तो सीकम। तो सीकम हमारे शरीर में अवशेषी अंग है, अनडेवलप ऑर्गन है, और इसी कारण हमारे शरीर में सेलुलोज नहीं पड़ता, क्योंकि जिन जंतुओं के डाइजेशन के अंदर सीकम डेवलप होता है वही व्यक्ति या वही जानवर सेलुलोज को पचा सकता है। सीकम हमारे अंदर भी है लेकिन छोटा सा है, डेवलप नहीं होता है ना, अवशेषी है, इसलिए हम उसे नहीं पचा पाते। जबकि यही सीकम जानवरों में बहुत डेवलप होता है, इसलिए जानवर सेलुलोज को पचा लेते हैं, खासकर जुगाली करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि वायरस से बीमारी कौन सी नहीं होती, है ना, नहीं होती, ऐसा नहीं होती पूछा है। जितनी होती हैं वो पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं। तो आंत्र ज्वर, अब देखो आंत्र ज्वर दिया है तो आंत्र ज्वर बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते। आंत्र ज्वर को इंग्लिश में कहा जाता है टाइफाइड। टाइफाइड सभी समझ जाते हैं। तो टाइफाइड जो है वो वायरस से नहीं होता बल्कि वो बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया कौन सा? साल्मोनेला टाइफी। एक बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफी, तो उससे टाइफाइड होता है और टाइफाइड को हिंदी में आंत्र ज्वर कहा जाता है। और ये वायरस से नहीं बल्कि बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, वायरस से जो बीमारियां हैं वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि क्या होगा जब कॉपर सल्फेट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए। सीधी सी बात है, जब कॉपर सल्फेट में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो कॉपर टूटेगा, सल्फेट टूटेगा। कॉपर प्लस में टूटेगा, सल्फेट माइनस में टूटेगा। तो प्लस वाला माइनस की ओर अग्रसर होगा और माइनस वाला प्लस की ओर अग्रसर होगा। तो सही जो कथन था वो यही था कि कॉपर जो है वो ऋणात्मक टर्मिनल की ओर विक्षेपित हो जाएगा, क्योंकि कॉपर प्लस है तो ये ऋणात्मक की ओर जाएगा, क्योंकि हमेशा प्रकृति में प्लस माइनस को आकर्षित करता है, माइनस प्लस को आकर्षित करता है। इसी प्रकार पुरुष स्त्री को आकर्षित करता है, स्त्री पुरुष को आकर्षित करता है। चुंबक का एन एस को आकर्षित करता है, एस एन को आकर्षित करता है। बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार फेस अर्थ को आकर्षित करता है, अर्थ फेस को आकर्षित करता है। तो ये प्रकृति के कुछ नियम हैं जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, है ना। जिसमें जो गुण नहीं होते वो दूसरे से वो गुण लेने के लिए उससे आकर्षित होता है। ठीक है, तो ये सिंपल है। नेक्स्ट है कि क्या होता है जब किसी जगह पर हवा की चाल बढ़ने लगती है। क्या होता है किसी जगह पर हवा की चाल बढ़ने लगती है? तो ये वही क्वेश्चन है जो पिछली बार आया था, बस थोड़ा सा इसे मॉडिफाइड करके पूछ लिया। उस समय ये पूछा था कि ए से बी की ओर हवा चल रही है तो क्या होगा। तो वही ये है कि जब दाब कम होगा तो हवा की चाल बढ़ने लगेगी। जहां जितना दाब कम होता जाता है, मतलब दाब मतलब ऊपर से दबाव, ऊपर से अगर दबाव है तो आप स्थिर खड़े हैं, दबाव आपका कम हो जाएगा, आप डिसबैलेंस हो जाएंगे। तो हवा पर अगर दबाव लगा हुआ है तो हवा स्थिर है। हवा पर जैसे ही निम्न दाब होता है, दाब घट जाता है, हवा की चाल बढ़ने लगती है। इसलिए हमेशा अधिक दबाव से कम दबाव की ओर हवा विक्षेपित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि द्रव्यमान का परसेंट 20% है और द्रव्यमान आयतन का परसेंट क्या होगा, है ना। तो आयतन में थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाता है तो ये 20.4% हो जाएगा, 20.4% हो जाएगा। ये 0.4 आयतन जो है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि अक्षर, कैपिटल अक्षर H
ABC को अगर हम समान दर्पण पर प्रतिबिंबित करें तो कौन से वो अल्फाबेट होंगे जिनका प्रतिबिंब चेंज नहीं होगा। तो आपको पता है कि I को आप कहीं से भी देख लें, I हमेशा I ही दिखता है। I का प्रतिबिंब कभी नहीं बदलता, ना ही उल्टा ना ही सीधा, क्योंकि ये बराबर है। और H भी ऐसा अल्फाबेट है जिसको आप कहीं से भी देखिए H हमेशा H दिखाई देगा, चाहे वो इस तरफ से देखें आप, चाहे वो इस तरफ से देखें। लेकिन B हमेशा उल्टा, B इस तरीके से हो जाता है, B से इस तरीके से हो जाता है। C ऐसा है तो C ऐसा दिखाई देने लगता है, लेकिन H और I हमेशा सेम दिखाई देते हैं। तो ये बच्चा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पूछा था कि काली सतह का सही कथन क्या है। सीधी सी बात है, काली सतह होगी तो वो ऊर्जा और हीट को अवशोषित करेगी और अपने अंदर विसरित करेगी। कुल मिलाकर हीट को कंज्यूम कौन करता है? काली सतह। इसलिए कहा जाता है कि गर्मियों में काले कपड़े मत पहनो, ठंड में किसी भी समय में काले कपड़े मत पहनो, क्योंकि काले कपड़े पहनोगे तो सूर्य की ऊर्जा आपके अंदर चली जाएगी और आपको गर्मी लगने लगेगी। ठंड में काले कपड़े पहन लेना चाहिए। ठंड में काले कपड़े पहनोगे तो सूर्य की जो एनर्जी है वो आपके कपड़ों के अंदर चली जाएगी, सोख लेगी और आपको गर्मी लगने लगेगी, है ना। इसलिए टेस्ट में सफ़ेद कपड़ों के साथ टेस्ट क्रिकेट खिलाया जाता है। मेरे हिसाब से खैर वो तो ठीक है, बाकी ठंड के दिनों में काली ड्रेस होना चाहिए, लेकिन अब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि मानव कान कितनी ध्वनि नहीं सुन सकता। तो आपको पता है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में हम सुनते हैं। तो एक ऑप्शन था कि 20 हर्ट्ज से नीचे या 20,000 हर्ट्ज के ऊपर, ऐसा ऑप्शन होगा तो आप लगा देंगे। तो 20 हर्ट्ज से नीचे हम नहीं सुन सकते, 20 से 20,000 के बीच में सुन पाते हैं। नेक्स्ट पूछा था कि रासायनिक परिवर्तन कौन सा है, कौन सा नहीं है। ये पूछा था कि कौन सा नहीं है, पूछा था कि रासायनिक परिवर्तन निम्न में से कौन सा नहीं है। तो बादलों का बनना रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, ये भौतिक परिवर्तन होता है। तो रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जंग लगना, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और क्या है? भोजन का पचना, जब आपका भोजन पचता है तो बहुत सारे एंजाइम आते हैं, बहुत सारे विटामिन आते हैं, बहुत सारे हार्मोन आते हैं, बहुत सारे जूस आते हैं, बाइल जूस है ना, पेनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, जिसमें बहुत सारे रासायनिक तत्व होते हैं। वही रासायनिक तत्व आपके पाचन को कंप्लीट करते हैं। तो वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और अंतिम दिया था बिजली चमकना, है ना। तो जो बिजली चमकती है वो भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। जब बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो बिजली चमकती है, और ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। फिर बिजली रोधी हम एक यंत्र लगाते हैं जिसे हम तड़ित चालक कहते हैं, है ना। तड़ित चालक घर के ऊपर लगा दिया जाता है। तड़ित चालक में एक धातु का उपयोग किया जाता है जो कॉपर होती है ना, जिसे हम तांबा कहते हैं। तो कई बार पूछा गया है कि बिजली जब जमीन पर गिरती है तो इसे कैसे रोका जाता है? तो तड़ित चालक से। किससे? तड़ित चालक से लाइटनिंग कंडक्टर इंग्लिश में कहते हैं। तो तड़ित चालक से क्या होती है? बिजली की जो इंटेंसिटी है उसको हम पूरा जमीन के अंदर पहुंचा देते हैं। कौन सी धातु के आधार पर? तांबे की धातु, कॉपर धातु की एक प्लेट होती है उसके माध्यम से। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि तड़ित चालक की खोज किसने की? तड़ित चालक को किसने खोजा? तो जिन लोगों ने मुझसे फिजिक्स शाम वाले बैच में पढ़ा है उनको मैंने ये बताया है। तो वो वीडियो में कमेंट करके लिखेंगे कि तड़ित चालक किसने खोजा, है ना, ये आप बताएंगे मुझे, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। और अंतिम हमारा क्वेश्चन था कि दो निकायों पर 25 न्यूटन और 10 न्यूटन का बल लंबवत ऊपर नीचे लगता है ना, तब उन पर परिणामी बल कितना होगा? तो निश्चित तौर पर परिणामी बल होता है वो बीच का बल होता है। परिणामी जो बल है वो बीच का बल होता है ना। और जिसमें से 3 ऑप्शन ऐसे थे, एक ऑप्शन 25 के ऊपर था, एक ऑप्शन 10 के नीचे था। तो 10 के नीचे वाला भी नहीं होगा, 10 के ऊपर वाला भी नहीं होगा, तो बीच का होगा। बीच का ऑप्शन था 15 न्यूटन। क्या था? 15 न्यूटन। वैसे तो इसको तुलना करते हैं, है ना, दोनों को ऐड करके दोनों से डिवाइड करते हैं तो परिणामी बल प्राप्त हो जाता है ना। दोनों को ऐड करिए, दोनों से डिवाइड करिए तो जो औसतन बल है वो परिणामी बल आपको मिल जाएगा, है ना। 15.5 कितना होगा? 25 और 10 35 17 17.5 के लगभग आपको यहाँ मिल जाएगा, लेकिन 17.5 ऑप्शन में नहीं था तो 15 अप्रोक्सीमेट आप लगा देंगे। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, है ना। तो मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बस ऐसे ही लगातार वीडियो देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब के आधार पर ही वीडियो चलता है। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो जय हिंद।